नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे, मॉक टेस्ट सोल्यूशन करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को करने वाले हैं और शानदार चीज़ होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे एग्जाम ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए, आइए, आपका स्वागत है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर में उत्सव के दौरान मनाया जाता है। अब किस उत्सव के दौरान मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है? देखो, क्वेश्चन क्या गजब पूछा है कि मेवाड़ उत्सव उदयपुर में किस उत्सव पर मनाया जाता है, किस दौरान मनाया जाता है। जब बच्चों को मैं बोलता हूँ कि भाई इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे सुनते कम है। तो देख लो, आ गया ना क्वेश्चन, तो आ जाइए। ठीक है जी, उदयपुर। पहली बात करते हैं, उदयपुर है क्या? उदयपुर राजस्थान का एक शहर है। राजस्थान का एक शहर है, सिटी ऑफ राजस्थान। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी तो जाना जाता है। सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों का शहर। झीलों का शहर किसने बसाया था? तो ये बसाया था उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने। फाउंडर जो संस्थापक हैं इसके, या बसाया जिन्होंने, वो है उदय सिंह। ठीक है। उदय सिंह का जो संबंध था वो सिसोदिया मेवाड़ वंश से था। सिसोदा गांव से आते हैं ये, सिसोदिया थे। और किस राजवंश से संबंध था बच्चों? मेवाड़ राजवंश से इनका संबंध था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो अब गणगौर, इसका संबंध जो होता है गणगौर से है। तो राजस्थान के नववर्ष, राजस्थान का जो न्यू ईयर है, राजस्थान न्यू ईयर, उसके 2 डेज हैं। एक तो मनाते हैं हम नवरात्रा के रूप में और एक मनाते हैं गणगौर के रूप में। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, नवरात्र। अब गणगौर जो आती है, गणगौर के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इनके मंथ याद रखें, हिंदू मंथ जो है आपको याद रखने, और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, वॉइस क्लियर है अपनी? चलो ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान की बात समझ में आनी चाहिए। और मैं मंथ को भी अभी लिख देता हूँ। जैसे चैत्र फर्स्ट मंथ होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। ठीक है ना, श्रावण, भादो। अब इसके बाद आता है बच्चों कार्तिक, नहीं अश्विन आता है, मैंने गलत लिख दिया। अश्विन पहले आएगा, फिर कार्तिक आएगा। अश्विन आएगा, फिर कार्तिक आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? फिर आता है मार्गशीर्ष, फिर आता है पोष, फिर आता है माघ, और फिर आता है फाल्गुन। ऐसे करके ये 12 महीने आते हैं बच्चों। ऐसे करके क्या होता है? ऐसे 12 महीने होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, चैत्र, चैत्र की जो शुक्ल तृतीया होती है उस दिन मनाते हैं हम गणगौर, तृतीया के दिन। ठीक है जी। अब आता है एक तीज, ये सावन में तृतीया को मनाते हैं। ये बात ध्यान रखना। शुक्ल पक्ष की आती है दशहरा। दशहरा आता है बच्चों अश्विन महीने में। कब, किस महीने में आता है? अश्विन महीने में। होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? देखो, हमारे संविधान के अंदर कुछ नियम कानून दे रखे हैं। संविधान में कुछ नियम कानून दे रखे हैं। तो सबसे पहले संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। रेडी कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है ना। कितना समय लगा था? 2 मंथ्स, 11 महीने, 18 डेज। 18 डेज, तो इतना ये समय लगा था। इसमें आर्टिकल्स कई सारे हैं, भाग इसके हैं। ठीक है, भागों के बारे में सिटीजनशिप जैसे दे रखा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायालय, उन सभी के बारे में हमारे संविधान में समझाए। आम लोगों के क्या क्या अधिकार है वो सारी चीजें समझाए गए। अब ये कह रहा है कि मानव तस्करी को लेकर क्या है? तो मानव की जो तस्करी की जाती है, ठीक है, मानव ऑर्गन की जो तस्करी की जाती है, तो वो किस आर्टिकल में प्रतिबंधित है? वो है आर्टिकल 23 में प्रतिबंधित है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट इन दोनों का लेना चाहो तो मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ठीक है ना, ले लो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये लीजिए और आ जाइए।
यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन मूल्य में होने की अपेक्षा की जाती है। देखो मांग का मतलब है डिमांड। डिमांड और मनी के बीच इनवर्स संबंध है, प्राइस के बीच क्या है बच्चों, इनवर्स संबंध है। जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ती है, भारत देश की बात कर रहे हैं, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस डाउन होने पर ये प्राइस के ऊपर इनवर्स चलती है। देखो यदि किसी वस्तु मांग में गिरावट है, मांग में गिरावट है, ठीक है, होती है तो संतुलन में होने की अपेक्षा है। और मांग में गिरावट है तो बोले सर आपने तो प्राइस, ये चल रहे थे हम प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब मांग में पहले अगर प्राइस से डिसाइड करना होगा तो ये तो प्राइस का मूल्य था। अगर दोबारा सोचो, अगर डिमांड गिरावट है, जैसे अभी आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि सोना चांदी नहीं कम खरीदना है। मोदी जी ने क्या कहा कि गोल्ड हमें कम परचेज करना है, गोल्ड कम क्या परचेज ही नहीं करना है, गोल्ड परचेज नहीं करना है। अब बताओ सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई कि नहीं आई, सोने चांदी में गिरावट है या नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, ठीक है ना, गोल्ड परचेज। तो अब क्या होगा, डिमांड कम है तो इसके अपेक्षा संतुलन मूल्य में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी फॉल्स आ जाएगा। ये दोनों अलग रूल है और ये अलग रूल है, ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, गिरावट। काचिन मानव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? काचिन महोत्सव जो म्यांमार में सेलिब्रेट किया जाता है, बर्मा में सेलिब्रेट किया जाता है। काचिन मानव महोत्सव म्यांमार में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग करने के क्षेत्र को कहा जाता है। देखना, क्षोभमंडल और समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, इनके बीच होता है बच्चों ट्रोपोपोज। क्या होता है? ट्रोपोपोज होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। क्या है? ठीक है ना, सही मिलान करना है। देखो कैसे मिलान करना है, आपको विजिबल है, मैं बता दे चलता हूँ, कोई बात नहीं। पब्लिक सेक्टर दे रखा है बच्चों, विजिबल है सभी को, तो मैं लिख देता हूँ पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, तो ये पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र से कौन सी चीज संबंधित है। फिर आगे दे रखा है बच्चों प्राइवेट सेक्टर। आगे क्या दे रखा है बच्चों? प्राइवेट सेक्टर। एक दे रखा है जॉइंट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही शामिल हैं। बात समझ में आई कि नहीं? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बातें हमसे कर रहा हूं। मैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बताता हूं आपको कि ऑप्शन अगर अच्छे से पता है तो साथ देखो, टाटा आयरन एंड कंपनी के सार्वजनिक है क्या? निजी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या संयुक्त ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसे समझो। सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आती है, बिल्कुल सही है भैया। क्या है? सॉरी नहीं, मैं गलत बोल दिया आपसे। टाटा तो सार्वजनिक प्राइवेट है ना, ये आएगा इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये आता है। प्राइवेट में टाटा आता है तो आप समझ जाओगे, और जॉइंट में आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट में क्या हो जाएगा बी, कि टाटा जो कंपनी है वो पर्सनल है, एक एनजीओ के तौर पे काम करती है। हमने देखा भी है टाटा कंपनी के बारे में कि जब रतन टाटा जी की डेथ हुई तो अलग अलग उसके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए थे, तो वो क्या प्राइवेट कंपनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? भैया रोजगार इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या है? रोजगार इंपॉर्टेंट है। लेकिन रोजगार कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, हमें मॉडर्न करना है हमारे देश को और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देना है, तो सबसे पहले करना है स्थायी रोजगार देना है, ठीक है, स्थायी स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देना है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देना है, ये बात ध्यान रखना। स्थायी रोजगार, बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात ध्यान रखना कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देना है। सी आंसर हो जाएगा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। जिससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा बच्चों। क्या होगा? लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा होगा, जो कि क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, मनी का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अधिनियमित कब किया गया था?
तो आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सुनो, तो आज़ादी के बाद जनगणना, तो जनगणना का इतिहास क्या कहता है वो समझो आप। तो जनगणना का इतिहास क्या कहता है, यानी सेंसस का इतिहास क्या कहता है वो समझिएगा आप लोग। तो सेंसस हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, तो सेंसस भारत में पहली बार जो होता है वो होता है 1872 में, फिर ढंग से होता है 1800 सुव्यवस्थित 1881 में, स्वतंत्रता के बाद होता है 1951 में, लास्ट टाइम हुआ था बच्चों 2011 में। तो फर्स्ट पहली बार होता है जनगणना, पहली बार जनगणना होती है, सुव्यवस्थित तरीके से होती है, ठीक है ना, और स्वतंत्रता के बाद होती है, ठीक है। और 2011 स्वतंत्रता के बाद होती है, सुव्यवस्थित होती है, पहली बार होती है। 2011 में भारत में आखिरी बार जनगणना हुई थी। 2021 में जनगणना भारत देश में नहीं हुई थी, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो आखिरी बार जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। और इसने बोला जनगणना अधिनियम कौन सा है, तो जनगणना अधिनियम है 1948। जनगणना अधिनियम कौन सा स्वतंत्रता के बाद 1948 है। अब आपको याद रखना है फर्स्ट पहले रजिस्ट्रार कौन थे भारत के, पहले रजिस्ट्रार थे WC प्लाउडेन। पहले रजिस्ट्रार कौन थे, WC प्लाउडेन। कब थे, 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उपविभाजन प्रसिद्ध है, करेवाओं के लिए प्रसिद्ध है बच्चों कश्मीर हिमालय है। करेवाओं के लिए कौन सा है, करेवा के लिए कश्मीर हिमालय है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सी तकनीक मोबाइल डिवाइसों के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है, वो है LTE। अगर आपने देखा हो ना, अपना फोन निकालो आप, और फोन जब निकालोगे ना, जो टावर के जो साइंस दे रखे हैं ऊपर LTE लिख रहा रहता है। आंसर आपके सामने फोकट का क्वेश्चन था, ये फोकट में आंसर है, हमें ध्यान ही नहीं रहता। मैं ऐसे क्वेश्चन, मैं क्या SSC ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए जो जनरल लाइफ से रिलेटेड है, और हम लेकिन ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान ही नहीं देते। कैसा सुनना, अभी आप फोन ओपन करो, अगर आप वीडियो जिस फोन में देख रहे हो ना, ऊपर जो नेट ऑन करो, नेट ऑन कर रखे होगे तो LTE लिख रहा होगा, देख लो आप। सारे बच्चे बताना कमेंट में मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 1940 को भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार किया गया था बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, किसको गिरफ्तार किया गया था, जो जबरन भागीदारी के विरोध किया गया। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं, भारतीयों को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, और इसमें विरोध कौन करता है, तो विरोध करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की तरफ से विरोध कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका विरोध करते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। किस संगठन ने वर्ष 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ वस्तुओं की सभी सीमा शुल्क प्रक्रिया और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों। चलें आगे, ठीक है ना। चलो, नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब कौन सा? तो भैया कोलकाता क्लब है, और 1862 में ये प्रारंभ हुआ था, कोलकाता FC 1862। और इसी समय पर क्या हुआ था, विश्व न्यायालय ओपन हुआ था, हाई कोर्ट, भारत का पहला हाई कोर्ट, ठीक है ना, उसी समय के दौरान होता है। लोकगीतों को रागनी कहाँ कहा जाता है? रागनी कहा जाता है, लोकगीतों को रागनी कहा जाता है हरियाणा में। लोकगीतों को रागनी कहाँ पे कहा जाता है? हरियाणा में कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए, लोकगीतों को क्या कहा जाता है? हरियाणा में रागनी कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो, अरे गजब क्वेश्चन आ गए भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को बढ़िया लगता है, क्योंकि इनको करना बहुत आसान होता है। कैसे? अब अपन को 2-3 चीजें पता होना चाहिए, किसका मतलब क्या है, बाकी अब सब जुगाड़ हो जाएगा इसमें। चलो देखते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को टूटने में मध्यवर्ती पदार्थ है। ग्लूकोज कोई मैच हो रहा है क्या? पहला तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अरे होता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या होता है ये तो समझ में नहीं आ रहा। कीवन प्रक्रम के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करता है। श्वसन के लिए सर्वोत्तम कार्बनिक क्रियाधार है। ये तो मेरे को डर लगा, श्वसन के लिए सर्वोत्तम है भैया। ये देखो,
डी। अब देखो किस किस को एलिमिनेट करोगे तुम लोग, अपने हिसाब से देख लो, मेरे को भी गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा इसमें, देखना एक बार सही है क्या? हाँ जी सही है। और लो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, किसी में डी नहीं है भाई, क्वेश्चन में डी नहीं है, देखो बाकी तो लो साफ, आपको आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। यीस्ट की तरफ बढ़ते हैं, चलो यीस्ट क्या करता है, कीवर प्रक्रम के लिए पोषक तत्व का उपयोग करता है। लो एक भी पता है, लोग इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, बोले इतना आएगा ही नहीं। अरे एक भी पता हो तो भाई साहब आंसर आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएंगे अपना, तो भाई इतना ही काफी है, बाकी देख लेना तुम अपने हिसाब से। मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से किससे संबंधित है? व्याख्याता है मायाधर राउत। मायाधर राउत ये संबंधित है बच्चों ओडिसी से। ओडिसी किस राज्य में होता है बच्चों? ये ओडिशा में होता है। किस राज्य में ये प्रदर्शन किया था? ओडिशा में। ये क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो डांस के आदि गुरु हैं वो है पंकज चरण दास। आदि गुरु कौन है? पंकज चरण दास आदि गुरु। और आधुनिक आदि गुरु, आधुनिक आदि गुरु कौन है पंकज चरण दास के अलावा? केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ नालंदा का। नालंदा बिहार में है भैया, कहाँ पे है? बिहार में। ये किसने बसाया था? तो ये बसाया था कुमार गुप्त ने, बनवाया था ये यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला था धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला का कौन है बच्चों? धर्मपाल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। विक्रम कौन है? धर्मपाल। तो विक्रमशिला का कौन है? धर्मपाल। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, और ये मैंने क्लास में कई बार बता चुका हूं, लिखवा चुके हैं अपन इसको। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से कौन से आर्टिकल संबंधित हैं? आपको पता रहना चाहिए। 5 से 11 के जो आर्टिकल हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं अपने नागरिकता से, ठीक है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1913 में एक्सरे तरंगदैर्घ्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो वो किसी थी? हेनरी मोसले ने, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय सतत विकास कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ये बताना, एनएमसीए के बारे में बताना है। चलो देखते हैं। कृषि को अधिक उत्पादन करना सही है, कृषि को अधिक सतत बनाना सही है, जैविक खेती को बढ़ावा देना सही है, तीनों ही सही है, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं इनमें। चलो, फुगदी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फुगदी नृत्य संबंधित है गोवा से। यह फोक डांस है गोवा का, और गोवा का नववर्ष है गुड़ी पड़वा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। फोक डांस से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ सारी चीजें याद रखना, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मानसी राव किस पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है बच्चों खासी पहाड़ी की। किस पहाड़ी की स्थित है ये? खासी। विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो मेघालय के मानसी राव गांव में होती है, मानसी राव गांव में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में राजाओं में प्रियदर्शी नाम किससे संबंधित है? ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये संबंधित है अशोक से। प्रियदर्शी से किससे है बच्चों? अशोक से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, और ये बड़े शिलालेखों पर अलग अलग टाइम पर ये मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत या औपचारिक शुरुआत माना गया? तो वो माना गया प्लासी युद्ध को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।